हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ। ये दूसरा लेक्चर है। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से आपको समझा सकूं। जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको ठीक से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था, उसके बारे में आज और थोड़ी सी जानकारी देनी है। तो कूलम्ब्स लॉ ये है, कोई आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। जो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, ये फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये 1/4πε0 को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, K इक्वल टू 1/4πε0 और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे K आ जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 बटा में आएगा तो ये जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बिहार बोर्ड में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में K का वैल्यू पूछता है, तो इसमें बच्चों ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इसको भी ध्यान देना है। अगर ये यूनिट चेंज कर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब लिख दिया यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। तो K बराबर हो जाएगा F² Q1 Q2। तो यहाँ हो गया फोर्स का होता है न्यूटन, ये डिस्टेंस है इसका मीटर स्क्वायर, और आवेश का कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये K का यूनिट हो गया। फिर अगर ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, तो इसका यूनिट लिखने के लिए हम लोग ये एप्सिलॉन को यहाँ ले आते हैं, फोर्स को यहाँ ले आते हैं, तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया K का वैल्यू और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिटिविटी एक तरह से समझ लो, परमिटिविटी यानी परमिशन देना किसी मीडियम में, कोई भी मीडियम में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास कर सकता है, उसकी क्षमता को मापता है।
यानी जैसे हवा है, पानी है, तेल है, तो हवा में लाइन ऑफ फोर्स को कितना अलाउ करता है पास करने के लिए, पानी में लाइन ऑफ फोर्स को कितना अलाउ करता है पास करने के लिए, तेल में लाइन ऑफ फोर्स को कितना अलाउ करता है पास करने के लिए, तो उसकी जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको परमिटिविटी बोला जाता है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी टू अलाउ लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, पास थ्रू द मीडियम, दैट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ये फ्री स्पेस का है, एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, इसका वैल्यू इतना होता है। अब कूलम्ब का जो नियम है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी इसमें जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और हर मीडियम का जो परमिटिविटी है वो अलग अलग होता है, और तो उसके अनुसार ये फोर्स का वैल्यू भी बदल जाता है। हवा में कुछ हो जाएगा, पानी में कुछ हो जाएगा, तेल में कुछ हो जाएगा, स्पिरिट में कुछ हो जाएगा। तो हर मीडियम में ये फोर्स बदल जाता है, क्योंकि ये परमिटिविटी उसके परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो उसका जो परमिटिविटी होता है जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर को हम के भी बोलते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, ये माध्यम का परमिटिविटी है। ये माध्यम का परमिटिविटी इक्वल टू होता है के, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और इसको हम लोग के से भी नोट करते हैं, और ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। तो मीडियम का परमिटिविटी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के को बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो बच्चों के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोला जाता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। इसका मतलब है ये एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। अब जो है के का वैल्यू पे ये फोर्स डिपेंड करता है। से अगर एयर में यानी फ्री स्पेस में मान लेते हैं दो आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये बच्चों ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में है। तो फ्री स्पेस में जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम ये पूरा सिस्टम को मान लो हम पानी में रख देते हैं, वाटर में, Q1
Q2। और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है, आवेश भी सेम है, चार्ज का वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। और इसको हम रख देते हैं कहाँ, पानी में, वाटर में इसको हम रख देते हैं। और इसको हम लोग रख देते हैं फ्री स्पेस में। ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ये फ्री स्पेस में है और फिर ये वाटर में है। तो यहाँ पे F का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो F वाटर इसको हम F मीडियम कर देते हैं। F मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट K, ये मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन। तो मीडियम में जो है फोर्स इतना हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखेंगे 1/K 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/K, और ये जो वैल्यू है ये F नोट है, तो यहाँ हो जाएगा F नोट, यानी F मीडियम में जो फोर्स है वो हो जाएगा F नोट/K, ये वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या हुआ बच्चों कि ये जो है जितना फोर्स फ्री स्पेस में लगेगा उसका 1/K टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स, यानी इसमें फोर्स जो है घट जाता है। पानी में जब हम इसी सिस्टम को यहाँ पे रखेंगे, आवेश को सेम डिस्टेंस पे अगर रखेंगे, तो इसमें जो फोर्स है फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। वो डिपेंड करता है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। फॉर वाटर K इक्वल टू 80। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है 160 न्यूटन, ये फोर्स हवा में अगर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये पानी में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 160/80, यानी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं बच्चों कितना घट गया, कहाँ 160 न्यूटन, अब ये फोर्स हो गया 2 न्यूटन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ये फोर्स डिपेंड करता है। जिस मीडियम में इसको हम रखेंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है, उसके अनुसार फोर्स का वैल्यू जो है घट जाता है। तो यही कारण है कि पानी जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी पानी अधिकांश चीज़ों को अपने अंदर घोल देता है। जैसे नमक को घोल देता है, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl है। अब इसके बीच में फोर्स लगता है Na+Cl-, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये फोर्स जो है घट जाता है ना, 1/K टाइम्स हो जाता है फोर्स। अब जिसके कारण वो आयनित हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। सोडियम क्लोरीन अलग अलग बढ़ जाता है और फिर उसमें घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो बच्चों ये जो है जो कूलम्ब फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है।
अब कूलम्ब फोर्स के बारे में बच्चों कुछ पॉइंट से इसको याद रखना है। कूलम्ब फोर्स फर्स्ट तो मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है यानी माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा जो कूलम्ब फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो है संरक्षी बल है। कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, regarding Coulomb's law। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब है कि इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य राउंड ट्रिप में, अगर हम इस फोर्स के द्वारा कार्य करते हैं तो वो 0 होता है। मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इसके बीच में जो है कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मान लें हम A से B तक जाते हैं ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक किसी वस्तु को ले जाने में इस फोर्स के द्वारा उसको W1 कार्य करना पड़ता है। फिर हम जब यहाँ से यहाँ लाते हैं तो यहाँ मान लो कि W2 कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों ये जो नेट फोर्स होता है, मतलब A से B तक जाने में और B से A तक आने में, ये नेट फोर्स 0 होता है। नहीं सॉरी, नेट वर्क डन जो है वो 0 होता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लेते हैं कि ये हम किसी वस्तु को इस ग्राउंड से हम ऐसे ले जाते हैं सीधे इतना दूर, h हो गया, ये h हाइट हो गया और इसका मास हो गया m। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य mgh है। अगर हम इस वस्तु को किसी दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है और इसको हम ऐसे 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 करके ले जाते हैं यहाँ तक, तो भी जो कार्य किया जाएगा वो भी mgh ही होगा। यदि इस वस्तु को आप सीधे ले जाइए, मान लीजिए छत है, यहाँ से हम उठा करके छत पे ले गए, या फिर हम यहाँ से सीढ़ी से इस तरह से इस छत पे ले गए, तो दोनों स्थिति में किया गया कार्य जो होता है वो mgh होता है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये इनिशियल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। अब इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में जो वर्क डन है वो mgh है। ऐसे भी ले जाएंगे तो mgh होगा, अगर हम सीढ़ी से इस तरह से ले जाएंगे तो भी mgh होगा। तो पाथ अलग अलग है लेकिन वर्क डन सेम है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
तो कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल का मतलब हो गया कि वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो जो कूलम्ब फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो फोर्स लगता है बच्चों, ये जो फोर्स लगता है ये जो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज। एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चार्ज है यहाँ पे, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, स्फीयर है, और इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो फोर्स लगा रहा है इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है। इसको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ये एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। चौथा जो पॉइंट है वो है कि बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है। ये जो बल लगता है कूलम्ब बल, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश के काम करता है। जैसे अगर ये चार्ज है प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, अब इसको मिलाने वाली जो रेखा ये है, तो जो बल लगेगा वो इसी रेखा के एलॉन्ग लगेगा, यानी ये इस पे बल लगाएगा तो इसी डायरेक्शन में लगाएगा, और ये इस पे बल लगाएगा तो इसी डायरेक्शन में लगाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो बल लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, या फिर ये जो बल लगाएगा इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो बल इस पे लगाएगा तो ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसी लाइन के डायरेक्शन में लगेगा, और बल का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और ये जो बल लगाएगा इसका भी डायरेक्शन इसी लाइन के अनुदिश होगा, इसी लाइन के एलॉन्ग होगा। तो कूलम्ब बल बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। This force acts along the line
joining the 2 point charges। तो ये बच्चों चौथा हो गया। कूलम्ब बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining the 2 point charges। पांचवा जो होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी न्यूटन के तीसरा नियम का ये अनुकरण करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर। क्रिया प्रतिक्रिया बल, ये जो होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, यानी एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, उतना ही बल और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा आवेश पहले आवेश पे लगाता है, यानी दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं, उसका मान हमेशा समान होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे 4Q चार्ज है तो ये जो इस पे बल लगाएगा F1 और ये जो इस पे बल लगाएगा F2, ये दोनों बल का मान बराबर होगा। F1 निकालेंगे तो Q K, F1 क्या हो जाएगा KQ इंटू 4Q बाई R², और ये जब निकालेंगे तो KQ 4Q बाई R²। तो ये दोनों बल बच्चों इक्वल होता है लेकिन वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन उल्टा होता है। तो ये न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है दोनों। ये हो गया बच्चों न्यूटन्स के लॉ का कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर बहुत सारे चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उसके कारण किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स अगर निकालना है तो हम इस प्रिंसिपल की सहायता लेते हैं। इस प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग किसी एक आवेश पर नेट चार्ज प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ Q0, यहाँ पे आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2, यहाँ पे आवेश है Q3 और इसी तरह से N आवेश रखा हुआ। तो Q1 इस पे जो फोर्स लगाएगा
क्यू नोट पर ये इस डायरेक्शन में लगाएगा क्यू नोट, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये मान लेते हैं फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है और ये Fn है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट n नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे क्यू नोट है। अब ये सभी चार्ज इस पे बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये सब का जो टोटल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो हम लोग इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होता है। यानी ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, इस पे जो नेट फोर्स हो गया एफ नेट ऑन क्यू नोट, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn। तो यही जो है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। यानी किसी आवेश पर उसके आसपास जो भी आवेश है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स का वेक्टर सम जो होता है वो नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted by individual forces। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। According to this principle, net force on a charge is equal to the vector sum of the vector sum of the forces, vector sum of the forces exerted by the individual, exerted by the vector sum of the forces exerted by the individual charges by the individual charges। यानी प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, किसी भी आवेश पर जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ये अलग अलग चार्ज के द्वारा इस पे लगाए गए बल का वेक्टर सम होता है। तो ये बच्चों
इसी को बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें एक चीज़ और है, इसको भी ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्स इस पे लगाएगा और इसके बगल में ये जो चार्ज है ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी इससे ये स्वतंत्र फोर्स लगाता है। ये जितना इस पे लगा सकता है, जितना फोर्स वो अप्लाई कर सकता है उतना फोर्स वो लगाता है। इन सब चार्ज के से ये इस पे कोई प्रभाव, इसके फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से ये जब फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स का मान इससे 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 स्वतंत्र होता है, यानी ये सब इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट है कि जो कूलम्ब लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने में ये जो अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो उसमें आपको मदद करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस तरह से इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का जो एंगल है ये मान लेते हैं थीटा। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, यानी दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा यानी नेट फोर्स होगा, उसका वैल्यू और उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। इसको याद रखना। यानी ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेललोग्राम का नियम अप्लाई करते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर बनाते हैं और इसके पैरेलल यहाँ से वेक्टर बनाते हैं। तो ये वाला जो हो गया डायगोनल्स, ये आपका नेट फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ये थीटा जो है ये दोनों के बीच का एंगल होता है। ये कूलम्ब लॉ पे बेस्ड बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में जहाँ पे हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है, वहाँ पे ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर ये थीटा का मान अगर 0 डिग्री है, पहली स्थिति अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो एफ नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, और इसको हम लिखेंगे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बराबर F1 प्लस F2। तो ये वैल्यू निकल गया। इसका मतलब है कि अगर ये फोर्स
ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बनेगा, और जब 0 डिग्री बनेगा तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। हम इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो F नेट, यहाँ cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया 0। तो अगर 90 डिग्री पे बल लग रहा है ऐसे F1 और इधर F2, ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इस स्थिति में जो नेट फोर्स होता है उसका वैल्यू इतना होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये आपको मदद करेगा। जैसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ Q, यहाँ पे आवेश रखा हुआ Q, यहाँ पे आवेश रखा हुआ Q, ये सब पॉजिटिव। तो बताना है कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, A B C। A पे नेट फोर्स बताना है, फाइंड द नेट फोर्स एट A, और इसका साइड है A, तो यहाँ पे नेट फोर्स बताना है। तो अभी जो हम ये जो फॉर्मूला बताया आपको, इसका यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। देखो बच्चों, Q जो है इस पे फोर्स लगाएगा, चूँकि पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं F1। ये Q इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको मान लेते हैं F2। और ये दोनों बीच का जो एंगल होगा, चूँकि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच ये एंगल बनता है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पे आपको F1 F2 का रिजल्टेंट निकालना है, और इसके बीच का कोण है 60 डिग्री। अब F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये जब निकालेंगे इसका फोर्स तो कूलम्ब लॉ अप्लाई करेंगे, जगह Q और बटा में हो जाएगा A स्क्वायर, ये फोर्स हो गया Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर। F2 अगर निकालेंगे तो ये फोर्स भी उतना ही हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर। ये दोनों फोर्स सेम होगा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब F नेट यानी रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया कि F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 60 डिग्री। थीटा हो गया 60 डिग्री। अब चूंकि F1 और F2 दोनों इक्वल है तो इसको हम लिखेंगे 2F1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2F1 स्क्वायर।
चूँकि F1 और F2 दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम F1 को F2 लिख सकते हैं या फिर F2 को F1 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो अगर हम F2 को F1 लिख देंगे तो F1 हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, और यहाँ F2 को अगर F1 लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2F1 स्क्वायर। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब 2F1 स्क्वायर तो ये हो गया 3F1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3√3F1, यानी हो गया √3, और F1 का वैल्यू ये है KQ²/A²। तो ये आ गया इतना न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स हो गया। यानी ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो √3 KQ²/A² निकल गया, और वो होगा इस तरह से, ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा F नेट। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आइए देखें हम लोग कि किस तरह से इसका हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा सवाल बनता है कूलम्ब्स लॉ पे, जिसमें हमको ये फॉर्मूला बहुत मदद करता है नेट फोर्स निकालने में। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम इसको हम लोग नल पॉइंट भी बोलेंगे, नल पॉइंट। इसमें बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से देता है कि अगर दो चार्ज दिया हुआ है, जैसे एक चार्ज दिया हुआ है, फर्स्ट में है यहाँ पे चार्ज है Q1, और ये चार्ज है Q2, और Q1 लेस देन Q2, इसका मैग्नीट्यूड Q1 का वैल्यू Q2 से छोटा है। अब इसमें प्रश्न देता है कि एक तीसरा चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे कि उस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब Q0 मान लेते हैं, ये Q0 चार्ज है, तीसरा चार्ज है। अब इसको हम इसके बीच में कहाँ पे रखेंगे, या फिर इसके बाहर रखेंगे, या फिर इसके बाहर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखिए कि अगर इस चार्ज को हम यहाँ पे रख देते हैं Q0 को, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये इस पे बल लगाएगा इधर इस डायरेक्शन में, ये इस पे बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा।
अब ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, तो ये चार्ज जो है इसको कहाँ पे हमको रखना पड़ेगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के द्वारा Q1 Q2 वो उसका वैल्यू सेम हो जाए। तो इसको हम लोग इस चार्ज को हमको इसके नज़दीक रखना पड़ेगा, Q1 के नज़दीक। Q1 के जब नज़दीक रखेंगे तब जो है हमको नल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो नल पॉइंट मिलने के लिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जब कैंसिल कर देगा तो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को इधर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर हम इधर लेते हैं तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा और ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहाँ पर भी नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पॉसिबल पॉइंट है वो ये दोनों आवेश के बीच में ही मिलेगा, और वो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? इस चार्ज के नज़दीक मिलेगा, इसके नज़दीक मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो d है और इसका जो डिस्टेंस है वो x है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। ये डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। और ये मान लो कि ये नल पॉइंट है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, यानी F, इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1, और ये जो फोर्स लगा रहा है इस फोर्स को मान लेते हैं F2। तो F1 कितना हो जाएगा? K Q1 Q0 बट्टा एक्स स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा? K Q2 Q0 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब न्यूट्रल पॉइंट यानी नल पॉइंट पे फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो, नेट फोर्स को जीरो होने के लिए दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। F1 बराबर F2, K Q1 Q0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q0 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया Q1 Q2। इसको हम इधर ले आते हैं, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q2 बाई Q1। स्क्वायर हटाएंगे, d माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू Q2 Q1 रूट हो गया। अब ये हो जाएगा d बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू Q2 Q1 और d बाई एक्स इक्वल टू Q2 Q1 प्लस 1। तो x आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू d बाई रूट अंदर Q2 Q1 प्लस 1। ये इतना ये डिस्टेंस निकल गया।
इसको आप लोग एक फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं। डी बाई यानी यहाँ से Q1 से x डिस्टेंस पर अगर हम इस चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका 0 आएगा। अब ये डिस्टेंस निकालने का ये तो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस हो गया, और इसमें Q2 बटा Q1 यानी बड़ा वाला जो चार्ज है इसको ऊपर लिखेंगे, छोटा वाला चार्ज को नीचे लिखेंगे और +1 कर देंगे, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, x इक्वल टू डी बाई अंडर रूट क्यू बिग और क्यू स्मॉल +1, यानी जो बड़ा वाला आवेश है उसको ऊपर, छोटा को नीचे, और ये दोनों रूट में रहेगा, फिर +1 कर देंगे, तो इस तरह से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये स्थिति 1 हो गया, जब दोनों आवेश सेम हो। दोनों आवेश सेम का मतलब हो गया लाइक चार्जेस, ये हो जाएगा लाइक चार्जेस, ये लाइक चार्जेस के लिए हो गया। अब हम देखते हैं अनलाइक चार्जेस 2। यहाँ मान लेते हैं कि ये Q2 है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ये अभी भी बड़ा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है Q2 का ये बड़ा है Q1 से। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, नल पॉइंट, वो ये दोनों के बीच में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चार्ज को रखते हैं Q0 को, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, अट्रैक्ट करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे नल पॉइंट संभव नहीं है। तो जो पॉइंट होगा वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर हम इधर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, ये Q0 चार्ज को रखते हैं, तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हो गया तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। उसी तरह से अगर हम इधर रखेंगे तो भी इधर कैंसिल कर सकता है, लेकिन ये चूंकि बड़ा है और इसके नज़दीक अगर हम रखेंगे तो ये जो फोर्स लगाएगा इसके द्वारा लगाए गए फोर्स से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहाँ पे इस आवेश को रखेंगे, ये जो छोटा आवेश है इसके तरफ रखेंगे इधर, तो नल पॉइंट आपको इधर मिलेगा। तो दोनों स्थिति में जो नल पॉइंट मिलेगा वो छोटे आवेश के नज़दीक मिलेगा, नियर स्मॉलर चार्ज। और इसका जो फॉर्मूला आपको बनेगा, ये इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देंगे। इस स्थिति में x जो होगा वो हो जाएगा d बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1, ये मोड में, और -1, ये वैल्यू मिलेगा बच्चों। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है नल पॉइंट is obtained near
स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज है उसके पास, उसके नज़दीक जो है नल पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नल पॉइंट का। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो जेई में, बोर्ड वगैरह में पूछता है, और पूछा है, सिर्फ पूछता ही नहीं है, पूछा है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आइए हम देखते हैं। एक सवाल है जो जेई में पूछा था कि यहाँ पर 9 कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे 4 कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है। ये हमको ठीक से याद नहीं है बच्चों, ये 4C 9C क्या था, लेकिन इसी तरह का सवाल था। ये 4 कूलम्ब है, यहाँ 9 कूलम्ब, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर। अब एक कह रहा इसमें नल पॉइंट हमको प्राप्त करना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो ये दोनों के बीच में मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? 4 कूलम्ब के नज़दीक मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? 4 कूलम्ब के नज़दीक मिलेगा। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ Q0, यहाँ पे नल पॉइंट हमको प्राप्त करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस जो होगा x इक्वल टू होता है d बटा रूट अंदर क्या होता है, बड़ा वाला चार्ज 9C यानी 9, और छोटा वाला चार्ज यानी 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे +1, और d का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। तो हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 3/2 + 1, तो 0.5 × 2, और यहाँ हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 5, 5 दूनी 10, यानी 1/5, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। यानी 0.2 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 0.2 मीटर की दूरी पर जो नेट फोर्स होगा इस पर कितना लगेगा? 0 लगेगा, यानी ये आपका नल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके नल पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि चार्ज है Q, चार्ज कितना है Q। अब Q को हमको 2 भाग में इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच का फोर्स जो है मैक्सिमम हो। हाउ Q शुड बी
हाउ Q should be divided so that the force, how should be divided in two parts, into two parts, so that the force between them is maximum. करेक्ट। क्यू को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे दो भाग में कि उसके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो है एक पार्ट, इसका एक पार्ट जो है वो Q है, दूसरा पार्ट हो जाएगा Q माइनस Q, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R। तो इसका एक पार्ट हम Q मान लिए, दूसरा पार्ट Q माइनस Q। अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कह रहा है कि ये फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले F इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। क्यू माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर, ये कूलम्ब का नियम हम लोग लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है फोर्स को मैक्सिमम बनाना है। तो फोर्स को मैक्सिमम बनाने के लिए कैलकुलस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो एफ है ना, जैसे y बराबर अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स का वैल्यू कर देंगे 0। तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष करेंगे, तो R तो फिक्स है, K भी फिक्स है, Q भी फिक्स है, बदल कौन रहा है, Q। तो Q के सापेक्ष हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा dF बट्टा dQ, तो जाएगा K बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे Q माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब Q इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 2Q। 4 मैक्सिमम वैल्यू के लिए dF dQ इक्वल टू 0। तो बेटा इसको 0 कर दो, K बटा आर स्क्वायर Q माइनस 2Q बराबर 0। अब इससे हमको मिलेगा Q माइनस 2Q बराबर 0, यानी Q इक्वल टू Q बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो Q है इसको हमको दो बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। जब हम इसको दो बराबर भाग में बांट देंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 10 कूलम आवेश को दो भाग में इस तरह से बांटो कि दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो मैक्सिमम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको दो भाग में बांट दो। 5 कूलम इन दोनों के बीच में बल लगेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा हुआ है। उसमें पूछा था कि 4 कूलम आवेश को दो पार्ट में बांटना है। तो इसको भी हम एक फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं।
तो 4 कूलम्ब आवेश को 2 पार्ट में बांटना है ताकि लगने वाला बल मैक्सिमम हो। तो क्या करेंगे? सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, टेंशन होगा, कैसे करें, कैसे बांटें, कुछ नहीं। 4 कूलम्ब है तो हो गया 2 कूलम्ब और 2 कूलम्ब। ये दोनों के बीच में लगने वाला बल कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। A lot of thanks to you for watching this video. Thank you.